फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि पैसा एफिशिएंटली एक्वायर कैसे करें, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जहाँ जहाँ से फाइनेंस एक्वायर किया है उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करें, एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो भी हमें पैसा कमाया है उस सरप्लस का एफिशिएंटली डिस्पोज ऑफ करना, कि डिविडेंड कितना देना है, कंपनी के पास फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रखना है, ठीक है। एंड ये सारा का सारा काम इस हिसाब से चलता रहे कि कंपनी की स्मूथ वर्किंग चलती रहे, ठीक है, कंपनी स्मूथली चलती रहे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल वर्ड्स में एफिशिएंटली पैसा एक्वायर करना, कहीं से इंतज़ाम करना या लोन लेना या शेयर बेच के लेना, जैसे मर्जी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना उस पैसे की, और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना। जब प्रॉफिट कमा लोगे तो उस प्रॉफिट में से वेजेस दे देनी, जो लोन्स वगैरह लिए हैं उसकी ईएमआईज या किस्तें वगैरह दे देनी, या फिर जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के तौर पे दे देना। तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसे का प्रॉपर हिसाब किताब रखना, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। अब कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड एंड अपटन, अपटन या उपटन, इसकी प्रोनाउंसिएशन उल्टी पुल्टी भी हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। किसी भी फाइनेंशियल ऑपरेशन के ऊपर जो हम जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो आमतौर पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना और वेस्टेज कम करना, वो जब हम फाइनेंशियल मैटर पे लगा देते हैं तो उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। आई होप ये मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 जो इसका रोल है उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, कि जो फिक्स एसेट्स हैं उनका साइज कितना होगा और कितनी कंपोजिशन होगी वो हम किस में डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे साइज एंड कंपोजिशन of fixed assets depends directly on the investment decisions, that is how much capital company is planning to invest। तो जितने फिक्स एसेट्स लेने, जैसे ज़मीन, प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनें, तो जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनके ऊपर कितना खर्चा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना साइज होगा, कितनी कंपोजिशन रहेगी, कि प्लांट के ऊपर कितना खर्च करना है, मशीनरी के ऊपर कितना खर्च करना है, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता लगेंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो अच्छी मैनेजमेंट होगी तो अच्छा साइज और ऑप्टिमल साइज एंड ऑप्टिमल कंपोजिशन फिक्स एसेट्स की रहने वाली है। सेकेंड पॉइंट पे चलते, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल भी कई बार इसको कह देते हैं, उसका भी पूरा हिसाब किताब रखेंगे और उसकी भी कंपोजिशन अच्छे से बनाएंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एट्सेट्रा डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल डिसीजंस, कि हमने कितना कैश, कितनी इन्वेंट्री, कितने रिसीवेबल्स आने हैं वगैरह वगैरह, ये पूरा हिसाब किताब। अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी तो वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। कितने फंड्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं और कितने शॉर्ट टर्म के लिए रखने हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। द अमाउंट टू बी रेज्ड for long term as well as short term depends upon the financial management and organization। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किससे मैनेज या किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कितने फंड्स अरेंज करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कितने अरेंज करने हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स अरेंज करने हैं या शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स अरेंज करने हैं। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एटसेट्रा। अब हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस लेना है उसमें से कितना डेट लेना है, कर्जा लेना है, डेट होता है कर्जा, कितने इक्विटी मतलब अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच के, शेयर्स बेच के कितना पैसा इकट्ठा करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में किस पे डिपेंड करती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड्स। तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के कई तरीके हैं, वो कर्जा भी ले सकती है, वो इक्विटी शेयर्स भी दे सकती है, और भी कई तरीके हैं जो हम करते रहेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग दिस रेशो, कि कितनी डेट होगा और कितनी इक्विटी होगी।
इस रेशो को सेट करने में कौन मदद करता है? हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है ऑल, ये क्या हो गया यार, बैक करता हूँ फिर से, हाँ, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से हिसाब किताब रखने को कहता है। इसी वजह से ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, एक अच्छी मैनेजमेंट ऑफ मनी होगी या फाइनेंस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अच्छे खासे पैसे भरते रहेंगे। तो जितना भी पूरा हिसाब किताब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो अच्छे से कैरी करने को कहती है। जनरली आइटम्स रिलेटेड, ये आइटम्स लिखना था मैंने, यहाँ पे स्पीड में कई बार लिखा जाता है, मैं लिख देता हूँ। जनरली आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी हमारा खर्चा एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो वही चीज़ें आएंगी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी तो ओवरऑल कंपनी अच्छे तरीके से बिहेव करेगी, मतलब उसके पास पैसा भी होगा और ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकती है, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू अबव पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट सक्सेस एंड फेलियर of any organization depends upon the decisions of financial management। किसी भी कंपनी को अगर सक्सेस हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है या फिर डूबना है, वो किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। वो सारी कंपनियां डूब गई जिनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, पैसे का हिसाब किताब पूरा अच्छे तरीके से नहीं किया। जिन्होंने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो कंपनियां आज भी सक्सेस में है। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी अच्छी कंपनी रहेगी उतना ही अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होएगा और उतना ही अच्छा फर्दर इंप्रूवमेंट होती रहेगी इन्वेस्टमेंट्स में और फर्दर रिटर्न्स में, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे उतना हम अपने पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन मकसद क्या है? हर एक कंपनी अपने फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के पीछे क्यों भागती है? क्या मकसद होता है? पहला मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिमाग से सोचो, कोई भी कंपनी अगर अपने पैसे को अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगी और जहाँ पे कितना खर्चना है, कितना लोन लेना है, ज़्यादा लोन लेगी तो भी टेंशन है, कम लोन लेगी तो भी टेंशन है, कितना पैसा चाहिए, कितने शेयर्स इशू करने हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कितना डिविडेंड बांटना है, कितना कंपनी के पास पैसा रहना चाहिए जिसके ज़रिए वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये सारे डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं और अगर अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो अपने आप ही होगा। तो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्यों हैं? ताकि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें कंपनी के। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अगर अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी तो कंपनी अपना पैसा इस हिसाब से खर्च करेगी ताकि उसके रिजर्व्स में भी कुछ ना कुछ पड़ा रहे, ठीक है। अगर पड़ा रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी, तो उसकी जो देनदारी हैं, जैसे तनख्वाहें देनी है या फिर जो लोन्स लिए हुए हैं उसकी किस्तें जानी है, इंस्टॉलमेंट्स जानी है, तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसके पास एक अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। तीसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो एक और जो है मकसद फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का कि फंड्स की यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा कैलकुलेट किया जाता है कि कितना खर्चा रहेगा, कितनी आमदनी रहेगी, तो कितना प्रॉफिट रहेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने फंड्स को देखोगे तो आप उसी प्रोजेक्ट में डालना चाहोगे पैसे जहाँ पे पैसे की जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा है और कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी है। मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। अब आपको पता है जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी लोन ले लेती हैं, छोटी छोटी भी ले लेती हैं। जब लोन लेना है तो उसकी किस्तें तो वापस करनी है ना, तो क्रेडिटर्स तो सर पे खड़े होंगे कि अगर उनकी ईएमआईज या इंस्टॉलमेंट्स हमने नहीं भरी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी मेन मकसद है कि अपने पास इतनी लिक्विडिटी मेंटेन करना कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट है रिलेटेड टू जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो चुका सके, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही कंपनी को सर्वाइव या जिंदा करके रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये होता क्या है। इट डील्स विद सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। जो कंपनी है वो अपने फंड्स को किन किन एसेट्स में पैसे लगाएंगी उस चीज़ से डील करना, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड है ये।
अब कैसे रिलेटेड है? अ फर्म हैज़ मैनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स बट फर्म हैज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म एंड डिसाइडिंग एंड सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कोई भी कंपनी के पास कई ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, मगर कंपनी वहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है, और उसे डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करे। डिसाइड करना पड़ता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल, जहाँ सबसे कम खर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी जनरेट कर सके, वो कौन सी है। ठीक है, इस डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन decisions regarding the fixed assets is taken it is called capital budgeting decision और investment decision। तो जब भी कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स लेने होते हैं, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये ज़मीन, प्लांट या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो लेनी है, तो इनके ऊपर जब भी कंपनी को डिसीजन लेना पड़ता है तो उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कह देते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कह देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं किसी भी कंपनी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग decisions are considered very important because of the following reason। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आपने मीनिंग लिखना है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। पिछली वीडियो या जो भी इस चैप्टर की सारी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंस है जो कैपिटल बजटिंग का, वो आ जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि कंपनी को लगातार लंबे टाइम तक ग्रो करना है तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग रिटर्न्स इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज डिसीजंस। तो जब भी लंबे टाइम के लिए पैसा आप कहीं लगाते हो, या प्लांट साइज के ऊपर या बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर, वो सारा का सारा पैसा कंपनी के फ्यूचर में काम आता है। कैसे? उसे फ्यूचर में रिटर्न्स देता है, और जब भी कंपनी को फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे तो फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की बात करते हैं तो इसमें ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। इतने ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं कि आम बंदे के पास नहीं वो मिलते। ये तो अरबपति, खरबपति, मल्टी मिलीनियर लोग ही इन्वेस्टमेंट इस टाइप की कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में करोगे या फिक्स एसेट्स में करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। एंड इफ़ रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड, अगर बाई चांस कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, रॉन्ग प्रपोजल सिलेक्ट कर दिया, इट मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो उससे क्या होगा? जो वेस्टेज हो जाएगी फंड्स के, पैसा ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें इतना बल्क में पैसा इन्वेस्ट करना है कि अगर आपने अच्छे तरीके से डिसाइड किए बगैर ही पैसा लगा दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स, क्योंकि आपको पता है फिक्स कैपिटल के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। एंड ऑल्सो बिग रिस्क, ये रिस्की भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज द रिटर्न्स कम इन लॉन्ग टर्म। जो भी आप फिक्स एसेट्स खरीदोगे इससे लॉन्ग टर्म के लिए, उसका जो रिटर्न आएगा वो लंबे टाइम के लिए आएगा। मतलब आज के आज ही आपने एक मॉल बना लिया या कोई बड़ी फैक्ट्री खोल दी, तो जितने करोड़ों रुपए लगे हैं वो एक ही दिन में थोड़े ना निकलेंगे, वो तो आस्ता आस्ता निकलेंगे ना। एंड कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न्स स्टार्ट कमिंग। तो कंपनी को लंबे टाइम के लिए अपना पैसा फंसाना पड़ता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि आपने एक शॉपिंग मॉल खोल दिया, उस पर अरबों खरबों रुपए लग गए, तो एक ही दिन सारा माल बिक के थोड़ा ना पैसे आ जाएंगे वापस, आस्ता आस्ता आएंगे ना। तो रिस्क उठाना पड़ता है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल डिसीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कैपिटल बजटिंग के लिए पैसा लगाते हो तो क्योंकि ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व है, आपने आधा शॉपिंग मॉल बना लिया, आधा बना ही नहीं, तो पैसे फंस गए ना आपके। तो इरिवर्सिबल डिसीजन है कि आप रिवर्स नहीं कर सकते, जो एक बार पैसा गया सो गया। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड ओवरनाइट। रातों रात नहीं चेंज कर सकते। आपने रातों रात का मॉल बना लेते, मॉल बनाने लग गए, 1-1.5 साल लगा, उसके बाद आपको लगा नहीं मॉल को तोड़ के हॉस्पिटल बना लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो डिसीजंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। As these decisions involve huge funds and huge cost and
गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन मे रिजल्ट इन द हैवी लॉसेस। और अगर आप पीछे चले गए और आपने ये डिसीजन को उल्ट पुल्ट कर दिया तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। टिल देन, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक करके नंबर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को असर डालते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट से कैश फ्लो कितना आना है। Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement। जब भी कोई कंपनी बल्क में पैसा लगा रही है किसी इन्वेस्टमेंट में, तो वो चाहती है कि उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो रेगुलर रहे। ठीक है, तो अगर रेगुलर कैश फ्लो रखता है तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना। रेगुलर कैश फ्लो नहीं है तो क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे? द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal। आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं तो उसका कैश फ्लो देख लेना कि डे टू डे पैसा आ रहा है कि नहीं। अगर आपने देखा नहीं कि डे टू डे पैसा आ रहा है और ऐसे अन्यवा पैसे लगाते रहे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी और पैसे सारे वेस्ट चले जाएंगे। तो आपने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट लेना है या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या देखोगे कि उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो कितना आ रहा है। अच्छा कैश फ्लो आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करोगे बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI भी कहा जाता है। तो जितना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम। तो कंपनी जब भी आप पैसे लगाते हो तो देखते हो कि मैंने जो कंपनी में पैसा लगाया या कंपनी खोली, आपको रेट ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना दे रही है। ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, if project A is bringing 15% return and project B is bringing 20% return, तो आप किसको प्रेफर करोगे? बी को ही प्रेफर करोगे कि पैसे लगा के रिटर्न ज़्यादा आ जाए। समझ गए बात? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को असर डालता है। थर्ड आ जाता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसके अंदर है द डिसीजन to invest in a particular project involve the number of calculations regarding the amount of investment, इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो जब भी आप कहीं पैसा लगाते हो तो आपको कई टाइप की कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं। कौन कौन सी कैलकुलेशन के कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा अगर हमने लोन लिया, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें रिटर्न कितना मिलेगा, ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अलॉन्ग विद द रिटर्न, रिस्क एंड कैश फ्लो, देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरियाज which help in selecting the investment proposal, that is availability of labor। आपने कंपनी तो खोल ली मगर उस कंपनी के लिए लेबर ही अवेलेबल नहीं हो रहा, ठीक है, टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं हो रही, इनपुट्स ही अवेलेबल नहीं हो रहे, या मशीनरी कहीं है कहीं नहीं मिल रही। तो आपको ये सारा डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या रखना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है। ये ना हो आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए और जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं वो अवेलेबल ही ना हो, लेबर आपको वो वाली स्किलफुल मिल ही नहीं रही। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये तीनों चीज़ें आप दिमाग में रखोगे वाइल डिसाइडिंग कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कोई भी कंपनी पैसे का इंतजाम कई तरीके से कर सकती है, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, और बाय टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेज, लोन्स भी उठा सकती है। कई तरीके हैं पैसे का इंतजाम करने के। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन किस चीज़ से डील करता है कि कहाँ से कितने पैसे का इंतज़ाम करना है, कि लोन्स कितने लेने हैं या डिबेंचर्स कितने बेचने हैं, या फिर डिबेंचर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है या शेयर्स को कितना इशू करने हैं। समझ गई बात? मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हेडिंग्स। पहला फाइनेंस का सोर्स है ओनर्स फंड। इसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड। जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, जो वो शेयर को बेच के जो पैसे ले सकता है, वो भी ओनर्स फंड है। और रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट कमाए हुए हैं वो कंपनी के पास है, वो भी ओनर्स फंड है। नेक्स्ट आ जाता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में आ जाते हैं डिबेंचर्स, लोन्स या बॉन्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये क्या क्या होते हैं, ये आपको 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपको इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए हैं, अलॉन्ग विद इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये फला। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास डिफरेंट है। मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज़ टू डिसाइड हाउ मच टू रेज
फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड। तो मेन काम क्या है फाइनेंस मैनेजर का कि कितना कर्जा उठाना है, कितना लोन बोरोड फंड रखना है, लोन्स लेने हैं या फिर डिवेंचर्स बेचने या बॉन्ड्स बेचने हैं, और कितना शेयर कैपिटल को बेच के पैसा इकट्ठा करना है। अब होता क्या है, वाइल टेकिंग द डिसीजन, जब भी ये फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन ले रहा है, द फाइनेंस मैनेजर कंपेयर्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो वो देखेगा कि अगर मैं लोन ले लेता हूँ तो मेरे फायदे नुकसान क्या हैं, ठीक है, और अगर मैं अपनी शेयर कैपिटल बेचता हूँ तो मेरे फायदे नुकसान क्या है, तो वो सारा कुछ कैलकुलेट करता है। और इसमें रिस्क क्या होते हैं, बोरोड फंड हैव टू बी पेड बैक and involve some degree of risk, whereas owners fund there is no fixed commitment to repayment and there is no risk involved। अगर वो कर्जा ले लेता है, बोरोड फंड होता है, तो उसे फिक्स रिटर्न देना ही है। फॉर एग्जांपल आपने कर्जा ले लिया तो आपको एक किश्त और इंस्टॉलमेंट तो देनी है, तो सर पे तलवार लटकी रहेगी, तो वो एक टाइप का रिस्क हो गया ना। मगर अगर शेयर कैपिटल बांट देता है तो जो शेयर होल्डर्स हैं, ज़रूरत हो ना उनको डिविडेंड देना है, देना है दो, नहीं देना ना दो, प्रॉफिट हुआ है तो दे दो वरना ना दो, तो वो कम रिस्की है। बट फाइनेंस मैनेजर प्रेफर्स अ मिक्स ऑफ बोथ। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, सारा का सारा लोन भी नहीं देता, सारी की सारी कंपनी के शेयर्स भी नहीं बांटता, मिक्सचर करता है। अंडर फाइनेंसिंग डिसीजंस द फाइनेंस मैनेजर फिक्सेस अ रेशो सेट कर देता है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना परसेंट शेयर बेच के ले लूंगा, इतने परसेंट लोन ले लूंगा, ठीक है, जिसमें वो ओनर्स फंड एंड बोरो फंड का मिक्सचर तैयार कर लेता है पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजंस किससे डील करते हैं कि कंपनी को जब पैसा चाहिए तो कितने शेयर्स बेच के कराएगी, कितने शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करेगी और कितने परसेंट लोन लेगी, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस मैनेजर। तो वो वही चीज़ डिसाइड करेगा जिसमें रिस्क कम है, ठीक है, और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, फाइनेंसिंग डिसीजंस को असर डालती है। मैं गलती से इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल गया, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को असर डालेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजंस होता है कंपनी को पैसे का इंतजाम करना है, तो कितने परसेंट वो शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करे या कितने परसेंट वो लोन ले, इसका क्या मिक्सचर वो डिसाइड करेगा। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मैंने अच्छे तरीके से मीनिंग समझाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि इस पूरे चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉस्ट। तो जब भी आप देखोगे कि मैंने पैसे का इंतजाम करना है फाइनेंस मैनेजर ने, तो वहीं से इंतजाम करेगा ना जहाँ कॉस्ट मिनिमम हो। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट। इस की जगह आर आना चाहिए था, वेरियस सोर्सेज आया ना तो इंग्लिश उल्ट पुल्ट होगी। सोर्सेज आर डिफरेंट, क्योंकि हर एक जगह से अगर आपने पैसे का इंतजाम करना है तो हर एक की कॉस्ट अलग अलग है। एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। वो वहीं से पैसे का इंतजाम करेगा जहाँ से उसका खर्चा, मतलब पैसा इकट्ठा करने की जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आ रही है। नंबर 2, जब भी फाइनेंसिंग डिसीजंस कर रहा होगा तो दिमाग में रखेगा रिस्क, ठीक है। जो ज़्यादा रिस्की है वो नहीं करेगा, जो कम रिस्की है वो करेगा, ठीक है। अब आप दिमाग से सोचो, अगर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और वो ज़्यादा रिस्की है तो वो लोन थोड़ी ना लेगा, क्योंकि लोन तो कल को भरना पड़ेगा। वो क्या करेगा, शेयर कैपिटल बेचेगा, ताकि अगर रिस्क ले तो सारे शेयर होल्डर लें, मैं अकेला क्यों लूँ। और अगर उसे पता है रिस्की नहीं है, पैसे आने ही आने, तो वो शेयर क्यों बेचेगा, वो लोन से पैसे ले लेगा। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कम्पेयर टू ओनर्स फंड, क्योंकि बोरोड फंड की तो ईएमआई या फिर वो जो इंस्टॉलमेंट है वो तो देनी है। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर्स द रिस्क विद कॉस्ट। वो देखता है रिस्क कितना है और कॉस्ट कितना है इन्वॉल्व इन द डिफरेंट मोड्स, कि भाई वो अगर अपने शेयर जो मान लो एक जगह पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है तो वो लोन नहीं लेगा। अगर रिस्क कम है तो ही लोन लेगा, क्योंकि रिस्क कम है तो पैसे रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे, उससे लोन को रीपे कर सकता है। फालतू में अपनी हिस्सेदारी थोड़ा ना बेचेगा शेयर्स को बेच के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। विद स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो company can easily afford borrowed fund securities, but when the companies have shortage of cash flow, then they must go for owners fund securities। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा आता है, बिजनेस ऐसा है कि रोज़ के रोज़ पैसा काफ़ी आ रहा है और कैश फ्लो बहुत है, ठीक है, कंपनी के पास कैश फ्लो का भंडार पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो लोन ले लेगा, क्योंकि उसे लोन वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पैसे पड़े। ऑन द अदर हैंड, अगर उसके पास कैश फ्लो कम है, पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है और पैसा रिटर्न्स भी कम आएंगे, तो वो कहेगा ठीक है, शेयर बेच के, अपने शेयर्स या इक्विटी बेच के जो पैसा आता है वो कर लो, क्योंकि कम से कम लोन तो नहीं ना वापस करना, जो तलवार लटकेगी सर पे वो तो नहीं ना होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल कंसिडरेशंस।
If the existing shareholders want to retain complete control of business, then they prefer borrowed funds and securities to raise further funds. अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनका फुल कंट्रोल रहे तो वो शेयर नहीं बेचेंगे, हिस्सेदारी क्यों बेचेंगे? अगर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी तो फिर बाद में वो हिस्सेदार कम रह जाएंगे, तो ज़्यादा हिस्सेदार आ जाएंगे तो कंपनी में उनका दबदबा या फिर उनके डिसीजन मेकिंग पावर तो कम हो जाएगी ना, अगर ज़्यादा हिस्सेदार आएंगे. बट इफ़ दे डू नॉट माइंड टू लूज द कंट्रोल, देन दे मे गो फॉर ओनर्स फंड. अगर वो ये देखते हैं कि भाई हमारा जो कंपनी पे कंट्रोल है वो कम भी हो जाए कोई चक्कर नहीं, मगर फिलहाल पैसे का इंतजाम करना है, तो वो कंपनी के शेयर्स या इक्विटीज़ बेच देंगे. अगर वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल कम नहीं होना चाहिए, इतने का इतना ही रहना चाहिए, तो उनको बोरोड फंड लेने पड़ेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट. इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज ब्रोकर्स कमीशन, अंडर राइटर्स फी, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस एट्सेट्रा. बेसिकली जब भी नए शेयर्स इशू करते हैं तो उसका जो भी खर्चा खुर्चा होता है, जैसे ब्रोकर को कमीशन देना, अंडर राइटर की फीस देना, प्रोस्पेक्टस के खर्चे देना, और भी कई खर्चे होते हैं, फाइनेंशियल फर्म्स को देने पड़ते हैं पैसे ताकि वो अच्छी तरह से शेयर को मार्केट में आईपीओ लेके आ सके. तो ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट, नए शेयर को इशू करने की कॉस्टिंग अगर हाई है तो उनको पागल कुत्ते ने काटा है जो क्या कहते हैं नए शेयर्स को इशू करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग तो इतनी हाई है. ठीक है ना. अगर कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है तो लोन ले लेंगे, अगर कॉस्टिंग कम पड़ रही है तो ही नए शेयर्स को बेचेंगे ना कंपनी. फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज़ विच इन्वॉल्व लीस्ट कॉस्ट फ्लोटेशन. अगर लीस्ट कॉस्ट है फ्लोटेशन करने के लिए, अगर कॉस्टिंग कम पड़ रही है, उसी केस में सिर्फ नए शेयर्स को इशू किया जाएगा. ठीक है. अगर ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ रही है तो लोन्स ले लेगी कंपनी. कंपनी कहेगी मैं लोन लेके काम करा लेती हूँ, मैं क्यों नए शेयर्स को इशू करूँ. नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. If companies having high fixed operating cost, then they must prefer owners fund, because due to high fixed operating cost या operational cost, the company may not be able to pay interest on debt, which can cause serious troubles for the company. अगर कंपनी को चलाने की कॉस्टिंग बड़ी हाई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में कंपनी को लोन नहीं लेना चाहिए. अगर कंपनी लोन ले लेती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी हाई है तो उसका खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है, आमदनी अगर कम है तो फिर रीपे कैसे करेगी लोन. तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो उसको अपने शेयर्स या इक्विटीज़ बेच के ही मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि वो कोई बर्डन तो नहीं है ना, लाइबिलिटी तो नहीं है ना, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स को दें ना दें कोई चक्कर नहीं, मगर जो लोन लिया है उसकी किस्तें तो वापस करनी है. नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है. ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ ईजी टू सेल equity shares as people are ready to take risk, whereas during depression there is more demand for debt in the capital market. तो बेसिकली जब मार्केट एकदम अपने पीक पे चल रही होती है, हर कोई शेयर मार्केट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो अच्छी कंपनियां हैं, जो चालाक कंपनियां हैं, वो अपने आईपीओज लेके आती हैं और मार्केट में महंगे रेटों पे जो आम बंदा है, गरीब बंदा है, उसको शेयर बेच देती हैं. ठीक है. और फिर थोड़े दिन बाद देखती है कि शेयर का रेट गिरता जा रहा है और आम बंदा चीटेड फील करता है. यही तो चीटिंग है कि अपना हिस्सा महंगे रेट पे बेच दो और जब रेट गिर जाए फिर से वही हिस्सा मार्केट से खरीद लो. ठीक है ना. ये चालाकियाँ बहुत होती हैं शेयर मार्केट में. तो अगर शेयर मार्केट बूम पीरियड पे चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो हर कोई कंपनी चाहेगी कि हम अपनी हिस्सेदारी बेचें, क्योंकि अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा होता है मार्केट में. और अगर मार्केट में मतलब बहुत कम शेयर का वैल्यू मिल रहा है तो आप खुद सोचो, वो कहेंगे ले एक तो हम अपनी हिस्सेदारी बेचें और वो भी इतनी सस्ती, तो क्यों बेचें, इससे अच्छा तो लोन ही ले लें. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिविडेंड डिसीजंस क्या. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस. तो ये जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं ये क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं. इसका मीनिंग डिस्कस करूंगा और सारे के सारे लिंक आपको इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स. डिविडेंड डिसीजंस होता है कि जब भी कंपनी के पास सारा खर्चा खुर्चा निकाल के जो प्रॉफिट है उसमें से जितनी देनदारी है, जितना खर्चा खुर्चा निकाल के जो नेट प्रॉफिट बचता है उससे डील करता है डिविडेंड डिसीजन. The surplus fund is either distributed to shareholders in the form of dividend or kept aside in the form of retained earnings. तो जो भी उसके पास कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचता है सारे खर्चे खुर्चे निकाल के, अगर तो वो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं, और अगर वो नहीं बांटती या थोड़ा बांट देती है और थोड़ा अपने पास कैश रख लेती है तो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है. ठीक है. मैं आपको समझाता हूँ. ये मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को बट जाएगा उसे कहते हैं डिविडेंड, और जो कंपनी की जो सेविंग्स होगी उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ताकि फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके. ठीक है. इसको रब कर देता हूँ. अब अंडर डिविडेंड डिसीजंस द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू बी
कीप असाइड या केप्ट असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग्स, कि भाई अगर कंपनी ने पैसा कमाया है तो कितना पैसा शेयर होल्डर्स को डिवाइड करना है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी तो देना है, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, और कितना पैसा कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी है ताकि फर्दर इन्वेस्टमेंट में काम आ सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लिंक आपको इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेके आऊँगा वो होगा फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजंस को असर डालते हैं। अगर आपको मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो डिविडेंड डिसीजंस को असर डालती हैं। नंबर 1, अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं तो वो डिविडेंड डिसीजंस को कैसे असर डालती हैं। इफ़ द अर्निंग्स आर मोर द कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर अर्निंग ज़्यादा है तो शेयर होल्डर्स के बीच में ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेयर एज ड्यूरिंग लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड्स आर ऑल्सो लो। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी ने ज़्यादा पैसा कमाया तो ज़्यादा डिविडेंड बांट देगी, कम पैसा कमाया तो कम डिविडेंड बांट देगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स। अगर कंपनी की स्टेबल अर्निंग्स है तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकती हैं एंड वाइस वर्सा। कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग prefer to give high rate of dividend, whereas companies with unstable earnings prefer to give low rate of dividends। ठीक है, लो अनस्टेबल अर्निंग विल यहाँ पे आना था लो रेट ऑफ डिविडेंड। मैं यहाँ डिविडेंड लिख देता हूँ, स्पीड में पता नहीं कई बार वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी का जो अर्निंग्स हैं वो स्टेबल हैं और लगातार स्मूथली आती हैं तो वो ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी। अगर कंपनी की जो अर्निंग्स हैं अनस्टेबल है, कभी ज़्यादा आ रही हैं कभी कम आ रही हैं, तो वो डिविडेंड कम बांटेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। अगर उनके पास कैश काफ़ी ज़्यादा है तो वो एक्सेसिव कैश का क्या करेंगी, या तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगी या फिर उसको पड़ा रहने देंगी कि फ्यूचर में कभी काम आए कंटिजेंसी के लिए, या वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी। तो वो कंपनियां जिनके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है वो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ कैश, कंपनी के पास कैश नहीं है, कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो या तो डिविडेंड देगी नहीं या काफ़ी लो डिविडेंड देगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान्स देन इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी के पास कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, फालतू का पैसा पड़ा है, तो उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं, क्योंकि कोई ग्रोथ प्लान है नहीं, तो उसको डिविडेंड में बांट देना चाहिए। जनरली मैच्योर कंपनीज डिक्लेयर मोर डिविडेंड वेयर एज ग्रोइंग कंपनीज कीप असाइड मोर रिटेन्ड अर्निंग्स। जो मैच्योर कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट उन्होंने और कोई कंपनी तो क्या ही खोलेंगे, वो ब्रांचेस खोल लेते हैं छोटी मोटी। मगर जो छोटी छोटी कंपनी है वो डिविडेंड कम देती हैं क्योंकि वो फर्दर इन्वेस्ट करके अपने आप को एक्सपैंड करती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सम कंपनीज फॉलो a stable dividend policy as it has better impact on shareholder and improves the reputation of the company in the share market। कुछ कंपनीज लगातार डिविडेंड देती रहती हैं, जैसे एप्पल हो गया जी, गूगल हो गया। ठीक है, ऐसी कई कंपनीज हैं लगातार डिविडेंड देती रहती हैं, इसलिए लगातार डिविडेंड देने की वजह से शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू बड़ी हाई रहती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइड द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर है जिसने शेयर खरीदा हुआ, उसको लगता है यार चल कुछ ना कुछ पैसा तो रेगुलरली आ ही रहा है, डिविडेंड तो आ ही रहा है। द इंक्रीज in dividend is made only when there is confidence to company that the earning potential has gone up and not just earning of current year are increased। तो इसमें क्या होता है, द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली। कंपनियां सिर्फ तभी डिविडेंड देती हैं जब उनको लगता है कि फ्यूचर में भी हम लगातार पैसे कमाते रहेंगे। अगर उनको ये लगे फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा तो डिविडेंड क्यों बांटेगी, अपने पास सेव करके रख लेंगी। ठीक है ना। डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड इफ चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्परेरी इन नेचर। सिंपल वर्ड्स में, कई कंपनियां डिविडेंड की जो अमाउंट है जो पिछले साल दिया है उतना ही इस साल भी दे देती हैं अगर उनके प्रॉफिट में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ है। अगर उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा है तो क्या पता डिविडेंड ही ना दें, समझ की बात। तो अगर हल्का सा गिरा है तो डिविडेंड उतना ही देंगी या हल्का फुल्का चेंज करेंगी, ज़्यादा फर्क नहीं लाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है। इफ़ अ कंपनी इज हैविंग लार्ज number of retired and middle class shareholders then it will declare more dividend। अगर शेयर होल्डर्स ज़्यादातर रिटायर्ड बंदे हैं क्योंकि उनको तो रेगुलर अर्निंग चाहिए, और मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं उनको भी रेगुलर पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। एंड कीप असाइड लेस इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कंपनी के पास कम पैसा बचेगा
ऑन द अदर हैंड इफ द कंपनी इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर्स, यंग शेयर होल्डर हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं, तो वो कम डिविडेंड लेके भी अपना पैसा री इन्वेस्ट करते रहेंगे ना, जो कंपनी नहीं बांटेगी तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेगी। और वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10 जगह टांग फंसाई है, 10 जगह 10 कंपनी को शेयर खरीदे, एक जगह से डिविडेंड ना भी आए तो कोई चक्कर नहीं, देन इट विल प्रेफर टू कीप असाइड मोर इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ताकि उनको और लोअर डिविडेंड देंगी, ताकि अगर कंपनी को पैसा चाहिए हो तो खड़े पैर उसी को री इन्वेस्ट कर करके डबल ट्रिपल किया जा सके पैसे को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेशन पॉलिसी। इफ टैक्स रेट इज हाई then the company prefers to pay less in the form of dividend, whereas if tax rate is low then company will declare higher dividends। अब इंडिया में सिस्टम चेंज हो गया। पहले क्या लगता था, जो भी कंपनी डिविडेंड देती थी उसे टैक्स देना पड़ता था, मगर अब जो भी कंपनी डिविडेंड देती है, जिस इंसान को देती है उसको टैक्स देना पड़ता है, कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर डिविडेंड पे टैक्स हाई होगा तो लोग डिस्करेज फील करेंगे, तो कंपनियां लेस डिविडेंड देंगी। अगर मतलब टैक्स रेट कम होंगे तो हर कोई कंपनी अच्छे से डिविडेंड दे भी सकती है और हर कोई इंसान खुशी से डिविडेंड ले भी लेगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कॉन्सिडरेशंस, के कैपिटल मार्केट कॉन्सिडरेशंस के ऊपर मतलब शेयर मार्केट में कितना लोगों का एक्सेस है। इफ़ कैपिटल मार्केट कैन बी इजीली एक्सेस्ड और अप्रोच and there is enough demand for securities of the company, then company can give more dividend and raise capital by approaching कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो इजीली एक्सेस कर सकती हैं कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में, वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं ताकि लोग लालच में उनका सामान खरीदें, सामान मतलब शेयर्स खरीदें। तो वो कंपनियां जो हाई डिविडेंड पेइंग होती हैं उनका मार्केट में काफ़ी वैल्यू रहती है और लोग उनको अच्छे तरीके से खरीदना पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी टू अप्रोच और एक्सेस द कैपिटल मार्केट, अगर कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो शेयर मार्केट में और शेयर लेके आए या अपने शेयर को लॉन्च करे, देन कंपनीज डिक्लेयर लो डिविडेंड एंड यूज द रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर री इन्वेस्टमेंट। अगर वो शेयर मार्केट में नहीं आना चाहती और अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहती तो वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कम डिविडेंड बांटेगी ताकि उसके पास ज़्यादा पैसे बचे रहें और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं? आप कोई भी कंपनी अपनी मनमर्जी से डिविडेंड नहीं बांट सकती, कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से काम चल सकता है। कंपनीज एक्ट हैज़ सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो भी कंपनीज एक्ट है इंडिया में उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हीं को फॉलो करके डिविडेंड बांटा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, दैट इज वेदर द कंपनी हैज़ इनफ कैश फ्लो या इनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड और नॉट। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है और डिविडेंड देने के पैसे नहीं है, उल्टा लोन लेके डिविडेंड बांट रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उसकी वजह से कंपनी की जेब में पैसे एकदम ख़त्म ही ना हो जाएं। ये ना हो कि जब उसे पैसे चाहिए तो उसको कर्जे ले लेके पूरे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस है जो कंपनीज एक्ट में है, उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। When companies take long term loan, अगर कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है, then the creditors may put some restrictions or constraints on the distribution of dividend and companies have to abide by these restrictions। एक कंपनी ने किसी में बल्क, किसी और जगह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बल्क में लोन ले लिया, तो लोन लेने पे कुछ कंडीशन दे देते हैं कि भाई तुम डिविडेंड नहीं बांटोगे, पहले लोन लिया तो लोन वापस करो ना, बाद में डिविडेंड बांटना। अगर डिविडेंड बांटने लगे, लोन के लिए पैसे वापस करने के लिए पैसे ना बचे, फिर तो कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं कि जो लोन वगैरह लिया हुआ है, जो लाइबिलिटीज चढ़ी हुई है पहले, वो उतारनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो इसमें क्या आ जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज़ इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट as increase in the dividend is taken as good news in the stock market and prices of the securities rise and vice versa। तो जब भी डिक्लेयर होता है डिविडेंड तो किसी भी कंपनी के मार्केट में शेयर एकदम शूट अप कर जाते हैं, और अगर डिविडेंड कंपनी ने नहीं डिक्लेयर किया, मतलब लॉसेज वगैरह हो रहे हैं, तो प्राइजेस क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी डिविडेंड डिसीजन को असर डालता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फाइनेंशियल प्लानिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इट डील्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बताती है कि भाई कितना स्पेंड करना है और कैसे स्पेंड करना है, किसके ऊपर स्पेंड करना है, ये पूरा का पूरा
चीज़ हमें बताती है फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कब कहाँ कैसे, इसी चीज़ को डिसाइड करना ना। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइजेस या एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बताती है कि कितना पैसा चाहिए कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगातार काम को, ऑपरेशन को चलाने के लिए। एक तो है कितना पैसा, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पैसा। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, कि ये पैसा आएगा कहाँ से। प्लान करते हैं कि ये पैसा हम शेयर बेच के ले लेंगे या फिर लोन्स ले लेंगे या कुछ भी करेंगे, डिटर्मिन करना। एंड थर्ड पार्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। तो एक बार कितना पैसा चाहिए, वो फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आएगा कहाँ से। तीसरा प्लानिंग में आ जाता है सूटेबल पॉलिसीज बनाना, ताकि वो पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। अगर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो कंपनी तो डूब जाएगी ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप नंबर वाइज वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करती है, फाइनेंशियल प्लानर जो रखा होता है वो क्यों रखा होता है, ताकि जब भी कंपनी को पैसे चाहिए, जब भी कंपनी को पैसा रिक्वायर्ड हो तो पैसा कंपनी को अवेल करवाना। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड्स शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो कंपनी के पास डिफरेंट काम करने के लिए, डिफरेंट जो भी काम करती है कंपनी, उसके लिए पैसा हमेशा मौजूद होना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। ये ना हो कि पैसे ही अवेलेबल नहीं है, फिर प्लान करने का क्या फ़ायदा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद सकती है, डे टू डे खर्चा कर सकती है, कुछ भी खर्चा करे, कंपनी के पास अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए कैश की। ये मेन फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद होता है। इट एंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि जब भी पैसा चाहिए कंपनी के पास टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो टाइमली लोन कहाँ से लेंगे, इस चीज़ को भी डिसाइड करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। तो सिंपल सी बात है कि अगर पैसा चाहिए तो या तो वो शेयर्स बेच के आ सकता है, या कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, या कंपनी लोन लेगी। तो ये देखना कि कंपनी जो पैसा रेज कर रही है वो फालतू में तो नहीं कर रही, कि चाहिए था 1 करोड़ और इकट्ठा कर लिया 5 करोड़, तो वापस भी तो करना है ना। चाहिए था 1 करोड़ तो शेयर बेच दिए हमने 5 करोड़ के, तो उससे क्या होगा, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी पावर्स भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम हो चुकी है। तो इसमें मैंने लिखा है एक्सेस फंडिंग is as bad as inadequate और shortage of funds। तो हमें क्या करना है, एक्सेसिव फंड्स भी नहीं करने, शॉर्टेज भी नहीं करनी, जितना मतलब ऑप्टिमल साइज ऑफ फंड्स है उतना रखना है। इफ़ देयर इज सरप्लस मनी, अगर हमने फालतू का पैसा इकट्ठा कर लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर एज टू कीपिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडियल इन अ ग्रेट इज ग्रेट लॉस। हाँ, तो अगर कंपनी को कभी लॉस होता है तो कंपनी के पास पैसा होना चाहिए ना। अगर कंपनी के पास पैसा रखा रहा, मान लो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया है, अगर फाइनेंशियल प्लानर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो कंपनी के पास 1 करोड़ पड़ा रहेगा। वो तो एक टाइप का लॉस है ना कंपनी का, कि कंपनी के पास तो पैसा पड़ा रहा, वो कहीं यूटिलाइज कर लेती, इस्तेमाल कर लेती, तो कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाई, वो कंपनी का बहुत तगड़ा लॉस है। तो फाइनेंशियल प्लानर का मेन मकसद क्या होता है कि टाइम टू टाइम पैसे इन्वेस्ट करते रहना, और ये देखना कि फालतू में एक्सेसिव रिजर्व तो नहीं पड़े, और फालतू में कहीं ज़्यादा लोन तो नहीं उठा लिया, या फालतू में कहीं ज़्यादा शेयर तो नहीं बेच लिए। ये सारी प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप नंबर वाइज देखना। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपने बिजनेस को चलाना है, नहीं तो बिजनेस डूब जाएगा। तो साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग या एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इसको मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। अगर कंपनी के पास अच्छा पैसा होगा और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो फ्यूचर को अच्छे तरीके से फेस कर सकती है और फ्यूचर में ग्रो करेगी। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। अगर प्लानिंग करेंगे तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं ना, पहले अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। इट हेल्प्स
हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, कि अलग अलग सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर वो पहले से लेके चलेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो कंपनी अच्छे तरीके से फ्यूचर को फेस कर सकती है. द फाइनेंशियल प्लानर्स प्रिपेयर द ब्लू प्रिंट of all the situations so that the management must know what to do in each situation. तो फाइनेंशियल प्लानर्स वेरियस सिचुएशंस को पहले से ही लेके चलते हैं कि अगर ये सिचुएशंस हुई तो हमें ये करना पड़ सकता है, फलां सिचुएशन में फलां डिसीजन ले लेना, ताकि खड़े पैर जो मैनेजमेंट है उसको कोई ना कोई मतलब झटका ना लगे, या फिर खड़े पैर जो मैनेजमेंट है वो एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन में ना हो कि वो किसी ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस ही ना कर पाए. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें पहले से तैयार कर देती है कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या होने वाला है, ताकि उसी हिसाब से हम फ्यूचर में काम कर सकें. नेक्स्ट आ जाता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. अगर एक अच्छी प्लानिंग करके चलोगे तो फ्यूचर में झटके भी कम लगेंगे. पहले ही पता है कि ये होने वाला है तो पहले से इंश्योरेंस करा के बैठे होंगे ना. बाय प्रिपेयरिंग ब्लू प्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, हमें पहले से ही पता है कि डिफरेंट टाइप की सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं और हर एक सिचुएशन में क्या क्या काम करना है. तो अगर हम पहले से एक ब्लूप्रिंट बना के चल रहे हैं तो हर एक सिचुएशन की पहले से हमने तैयारी की है, तो इससे बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस से बच जाते हैं हम. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस. हम क्या करते हैं, जितने भी काम है जो वेरियस फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट कर देते हैं थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग. लाइक इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग various functions like production, sales, etc. by providing clear policies and procedures. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्लियर प्रोसीजर एंड पॉलिसीज होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल, एडवर्टीजमेंट, ये वो. तो जो काम करना है उससे पहले से डिसाइड होता है कि कितना पैसा खर्च होना है और कितना आमदनी आएगी. तो वो सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं. तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस जो हैं कंपनी में वो अच्छे से हो जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. ये तो हर एक में पॉइंट आ जाता है कि अच्छी मैनेजमेंट क्यों करनी है, अच्छी प्लानिंग क्यों करनी है, कि फुलर यूटिलाइजेशन है. ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन द प्लानिंग रिजल्ट्स इन द ऑप्टिमम एलोकेशन. तो बेसिकली ये क्या करता है, एफर्ट मारता है कि जो गैप्स हैं वो कम से कम हो जाएं, और एफर्ट मारता है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर सकें, तभी तो प्लान बना रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे मुझे एक वर्ड लिखना था, एंड फिल गैप्स. ठीक है, कभी कभी स्पीड में वर्ड रह जाता है. तो नेक्स्ट आ जाता है कि फुलर यूटिलाइजेशन, जितने भी गैप्स हैं प्लानिंग में वो फिलअप कर सकते हैं, और जो डुप्लीकेट काम है अगर पहले ही सारा का सारा प्लानिंग करके चल रहे हैं तो डुप्लीकेट काम भी नहीं करने पड़ेंगे, तो उससे हमारा काफ़ी टाइम, मनी, एफर्ट बच जाएगा, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर. तो इसमें क्या होता है, हम प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर सकते हैं कि अगर आज हम ऐसे कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या होगा. इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर बाय एंटीसिपेटिंग द सेल्स ग्रोथ एटसेट्रा. तो हम आज ही सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन इतने % से बढ़ रही है, हमारी चीज़ की ग्रोथ इतने % हो जाएगी, डिमांड इतने % हो जाएगी. तो ये प्रेजेंट को लिंक करने की कोशिश करती है फ्यूचर से, क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग. इसी के थ्रू हम एंटीसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस. इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन कंटिन्यूस बेसिस. तो ये हमें लगातार बताती है कि इतना इन्वेस्ट करेंगे और इतने जगह से पैसे आएंगे. अगर फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होता है कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करना है, तो कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका लिंक कौन क्रिएट करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग. नेक्स्ट आ जाता है मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर. तो प्लानिंग में ही हम देखते हैं कि जो हमने पिछले साल या पिछले सालों में, कुछ सालों में जो भी प्लान बनाए हैं वो कितने कामयाब रहे हैं, उनको मेजर करना कि हमारा जो प्लान था और उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना, ये काम करती है इवैल्यूएशन का. बाय स्पेलिंग आउट detailed objectives for various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. तो आपने प्लान बनाए होंगे पिछले सालों में कि हमने ऐसा किया, तो करंट में जो रिजल्ट निकला उसके साथ आप इवेल्युएट कर सकते हो. भाई प्लान बनाया था कि 100 यूनिट बनाएंगे, मगर बन गए 120, तो अच्छे हो गए तो फ़ायदा है. अगर कम बने तो फिर देखोगे क्यों हुए, कैसे हुए, क्या क्या कारण थे, हमारी प्लानिंग में गलती थी या मैनेजमेंट में गलती थी. तो ऐसे करते रहेंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल प्लानिंग. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल प्लानिंग. तो क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, कि एफिशिएंटली पैसा एक्वायर कहाँ से करें, फंड्स का, पैसे की यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ
फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी लगातार चलती रहे, इसके लिए एफिशिएंट पैसे का इंतजाम करना, पैसे को यूटिलाइज करना, और जो भी पैसा आया है उसको डिस्पोज ऑफ करना इन द टर्म्स ऑफ कि कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग रहेंगी या कंपनी डिविडेंड देती है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेट करना कि कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स के कहाँ से पैसा आएगा और उस पैसे का फुलर यूटिलाइजेशन करना। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्कोप है वो कम है और मैनेजमेंट का स्कोप ज़्यादा है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है, इट हैज़ वाइडर स्कोप, वही वाली बात, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी आ जाती है। इसका नैरो स्कोप है क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सेगमेंट या एक पार्ट है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। दूसरी तरफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसका मेन मकसद क्या है, सिर्फ फंड्स की अवेलेबिलिटी देखना और देखना कंपनी फालतू में तो नहीं अननेसेसरीली फंड्स का अरेंजमेंट कर रही है, ज़्यादा लोन ले रही है, ज़्यादा शेयर बांट रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कैपिटल स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द proportion of debt and equity यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। जब भी कंपनी को चलाना है तो उसको पैसे चाहिए। अब कितने पैसे डेट से इकट्ठे किए जाएंगे और कितने इक्विटी से इकट्ठे किए जाएंगे, उसकी जो रेशो होती है, उसकी जो परसेंटेजेस होती हैं, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। What kind of capital structure is best for a firm is very difficult to define। कि कितना परसेंट लोन लेना है और कितने परसेंट शेयर कैपिटल बांटनी है, हमें कैसे पता, और बड़ा मुश्किल है ये सवाल तो, ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा पैसा कमाया जाए और उनकी वेल्थ बढ़े, ठीक है, और कंपनी की कॉस्टिंग कम से कम हो। अब डेट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। अगर डेट लेते हैं तो कॉस्टिंग एंड रिस्क अलग अलग टाइप के हैं, इक्विटी लेते हैं तो अलग अलग टाइप के हैं। एज डेट इन्वॉल्व्स लीस्ट कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की, वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज बट दीज आर सेफ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कंपनी का कर्जा देखते हो तो जो कर्जा है उसकी कॉस्टिंग तो कम होती है, मगर पैसे तो रेगुलर पे करने हैं ना, तो कंपनी के ऊपर तो तलवार लटक गई है कि भाई उसको पैसे देने ही देने हैं, तो ज़्यादा रिस्की है। और अगर शेयर्स बांटते हैं तो वो रिस्की नहीं है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देना। मगर वो क्या है, जब शेयर बांटते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब हिस्सेदारी बांटना। तो हिस्सेदारी बांटनी तो महंगी है ना, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स आएंगे, वो अपनी चलाने लग जाएंगे, तो कंपनी पे कंट्रोल भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कम रह जाता है। फिर डेट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। वही वाली बात जो मैंने बोली थी, डेट रिस्की इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेगुलर देना है, अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, पैसे वापस भी तो करने हैं। इन केस दे फेल टू पे डेट, अगर वो डेट नहीं देते तो क्या होगा, सिक्योरिटी होल्डर या डेट होल्डर जिसका भी कर्जा देना है, दे कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं कि भाई फलां फलां कंपनी ने हमारा लोन नहीं दिया या फलां फलां कंपनी ने हमारा पैसा नहीं दिया, वो केस कर सकते हैं और एसेट्स को नीलाम करके पैसे अपने ले सकते हैं। इफ़ कंपनी फेल्स, अगर कंपनी नहीं देती टू मीट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इट कैन इवन गो फॉर लिक्विडेशन एंड स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी लोन ही नहीं दे पाई तो कंपनी इंसॉल्वेंट बन गई, इंसॉल्वेंसी, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को बेच के लोन चुकाना पड़ रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ आर सेफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों होती हैं वो सेफ, क्योंकि इनके पीछे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, इनको डिविडेंड देना है, ठीक है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तभी डिविडेंड देना है ना, ये थोड़ा ना कि देना ही देना है, समझ गए बात। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स काफ़ी मतलब सेफ रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियां इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब अपने मार्केट में शेयर्स लेके उससे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। मगर इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं ना, तो कंपनी पे कंट्रोल कम रह गया। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये कितना डेट लेना है और कितनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है, यही डिसाइड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है और लोन ले लिया तो सारा वो मतलब किस्तों में ही चला जाएगा, समझ गई बात। तो डेट एंड इक्विटी
रेशो जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, यही डिसाइड करती है कि कंपनी कैसे आगे जाएगी, पीछे रहेगी, क्या चीज़ करेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये सारी की सारी वीडियोज़ के जो इस चैप्टर के लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपको जानना है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पूरे के पूरे चैप्टर के, आप नंबर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कि कितना डेट और कितना इक्विटी, उसकी रेशो, तो कितने परसेंट हमें डेट लेना चाहिए और कितने परसेंट इक्विटी से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, कैश फ्लो पोजीशन पे। नंबर 1 पॉइंट, कैसे अ कंपनी एम्प्लॉयज मोर डेट सिक्योरिटीज in its capital structure if company is sure of generating enough cash flow। अगर कंपनी को पता है कि उसे कैश बहुत ज़्यादा आ जाना है और उसके पास काफ़ी कैश फ्लो पड़ा है, तो कंपनी लोन लेके सुखी रहेगी। क्यों? लोन ले लेगी और लोन वापस करती रहेगी। वेयर एज इफ़ द कंपनी इफ़ देर इज़ शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश नहीं है, इट मस्ट एम्प्लॉय मोर इक्विटी इन इट्स कैपिटल, तो उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा इक्विटी रखनी चाहिए, मतलब इक्विटी बेच के पैसा कमा ले। क्यों? देर इज़ नो लीगल लाइबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना, मगर अगर लोन ले लिया उनको तो रेगुलर पेमेंट करनी पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल अमाउंट की भी, तो वो तो ज़्यादा बर्डन हो गया ना। तो कैश फ्लो अगर ज़्यादा है तो आपको लोन लेना चाहिए या डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, और अगर कैश फ्लो कम है तो कंपनी के स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी जो है उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसको ICR भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको EBIT भी कहते हैं। कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, बेसिकली इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी की कितने गुना अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले कितने गुना कंपनी जो है अर्न कर रही है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा EBIT होगा उतना ज़्यादा आप कंपनी को कह सकते हो कि कंपनी फ़ायदा रहेगी। तो इसमें क्या हो जाता है, हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या होता है, कंपनीज कैन हैव मोर बोरोड फंड। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है, इंटरेस्ट देना 8% या 10% या 15%, और कमाई कर रहे हैं वो 70% तो कई गुना कमाई होगी ना। तो इस केस में कंपनी को बोरोड फंड मतलब लोन्स वगैरह लेके, डेट लेके काम चला लेना चाहिए। और अगर उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है, इंटरेस्ट देना 20-30%, और भाई पैसे आ रहे हैं 1 गुना भी नहीं, उतने के उतने ही आ रहे हैं, तो उस केस में इक्विटी शेयर्स बेच के या इक्विटी के थ्रू पैसे इकट्ठे करने फ़ायदे में रहते हैं। नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो कवर्स द ऑब्लिगेशन टू पे बैक द इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये दिखाती है हमें कि भाई जितना भी पैसा ये कमा रहा है, क्या उस जितना इंटरेस्ट वगैरह देना है उसके कितना गुना कमा रहा है, ताकि वो ये ऑब्लिगेशन देखे कि भाई ये पैसे वापस कर भी पाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ चलें तो DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो टेक्स केयर ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है एज वेल एज प्रिंसिपल रिपेमेंट, कि भाई जहाँ पैसा लगाया है उससे जो प्रिंसिपल कमाया है वो भी वापस आ जाए, प्लस उसके ऊपर भी रिटर्न आ जाए। समझ गए बात? तो जितना ज़्यादा डेट सर्विस कवरेज रेशो हाई होता है उतना कंपनी डेट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि डेट लेना क्या है भाई, वो पैसे भी तो वापस करने ना। तो जितना डेट सर्विस कवरेज रेशो हाई होगा उतना ही आप डेट लेके खुश रहोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका डेट सर्विस कवरेज रेशो लो है तो आप कहोगे यार इक्विटी शेयर से ही पैसा ऐंठ लेते हैं लोगों से, कर्जा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो जो इसका फॉर्मूला वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ जो कर देती है कंपनी, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। ये इसका फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में जितना डेट सर्विस कवरेज रेशो हाई होगा कंपनी उतना ही ज़्यादा कर्जा लेके खुश रहेगी, क्योंकि वो कंपनी ये दिखाता है एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे बैक मनी। ठीक है, पे बैक द लोन अमाउंट। और अगर वो ये DSCR लो है तो आपको फालतू में कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है, कंपनी अपने मार्केट में इक्विटी शेयर्स निकाले और उससे पैसे ले ले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत सिंपल है। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द
rate of interest, then company must prefer to take debt. अगर आपने कंपनी लोन लिया और लोन से जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो है 10%, और जो इन्वेस्टमेंट से आप कमा रहे हो वो रिटर्न है 20%, तो आपको 10% का फ़ायदा हो रहा है ना. तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको लोन लेना चाहिए. और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको लोन लेके क्या फ़ायदा. आप तो लोन लेके पैसे डुबा दोगे, ठीक है ना, कंपनी डुबा दोगे. इससे अच्छा इक्विटी शेयर से पैसे निकालो. नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेट. इफ़ द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लो, अगर डेट लेना सस्ता पड़ रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इफ़ द फर्म्स कैन अरेंज डेट, डेट फंड लिखना था मैंने यहाँ पे, FUN फंड लिख दिया, डी भूल गया लिखना, यहाँ लिख देता हूँ. इफ़ द कंपनी कैन अरेंज डेट फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल प्रेफर मोर डेट एज कम्पेयर टू इक्विटी एंड वाइस वर्सा. सिंपल, कर्जा सस्ता मिल रहा है तो कर्जा ले लो, अगर कर्जा महंगा मिल रहा है तो फिर पैसे चाहिए तो इक्विटी शेयर्स को मार्केट में बेच के वो ले लो, या अपने हिस्सेदारी जो है इक्विटीज़ बेच दो. नेक्स्ट है टैक्स रेट. हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर. जितना ज़्यादा हाई टैक्स रेट होगा उतना जो डेट है वो चीपर रहेगा. क्यों? डेट जो है वो तो कॉस्टिंग में आ जाता है ना, तो जब भी वापस करेंगे डेट को तो वो तो कॉस्टिंग हो जाएगी, तो फिर टैक्स कम पड़ेगा. समझ गए बात. इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चालाक लोग होते हैं वो हर एक चीज़ लोन पे लेते हैं, क्योंकि लोन की रिपेमेंट वो टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं उनको. हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड ऑन डेट सिक्योरिटी होल्डर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स. तो वो तो उसका खर्चा आ गया ना, जो भी उसने इंटरेस्ट पे करना है वो तो उसके एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो उसकी टैक्सेबल इनकम कम आ जाएगी. सो इन केस ऑफ हाई टैक्सेस प्रेफरेंस ऑफ डेट विल बी मोर. और अगर लो टैक्स रेट है तो लो टैक्स रेट के चक्कर में फिर आप इक्विटी को ज़्यादा प्रेफर करोगे. नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर नए शेयर को इशू करने की इक्विटी कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा है तो आप डेट की तरफ भागोगे. इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि जहाँ पे उन्होंने शेयर्स वगैरह लिए हैं उसके रिटर्न्स अच्छे हों, दैट इज़ उनकी अर्निंग पर शेयर अच्छी हो, तभी तो वो शेयर्स लेंगे ना. एज फार एज डेट इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे डेट बढ़ता है, एज फार एज डेट इज़ इंक्रीजिंग EPS इज़ इंक्रीजिंग EPS. जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है और उससे EPS बढ़ रहा है, समझ गए बात. डेट बढ़ रहा है तो EPS भी, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, देन वी कैन कंक्लूड इट इन कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर डेट बढ़ रहा है, बाई चांस डेट बढ़ने से अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जा सकता है, डेट लेना फेवरेबल रहेगा. बट when अर्निंग पर शेयर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्लूजन ऑफ डेट, और अगर कुछ ज़्यादा ही डेट ले लिया और उससे अर्निंग पर शेयर EPS कम होने लग गई तो आप कहोगे भाई इक्विटी शेयर से काम चला लेते हैं, डेट नहीं लेते. तो अगर आप डेट ले रहे हो और उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तो ठीक है, ठीक है, तो वो फेवरेबल हो जाएगा. अगर डेट ले रहे हो मगर उससे अर्निंग पर शेयर कम हो रही है तो आप उस डेट को डिस्करेज करोगे, फिर शेयर्स या इक्विटीज़ को ही बेच के वहाँ से पैसा अरेंज करना फेवरेबल रहेगा. नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब नए शेयर को इशू करने की कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. ठीक है, नए शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट. दैट इज कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मशहूरियों के ऊपर जो खर्चा हो जाता है एडवर्टीजमेंट करने पे, अंडर राइटिंग फीस होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिक्वायर्स मोर फॉर्मेलिटीज एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट. तो अगर शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह इशू करने तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाती है. अगर वेयर एज देयर इज लीस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन्स एंड एडवांसेस. अगर आपको लगता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोन से पैसा इकट्ठा कर लोगे. अगर आपको लगता है कि लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा है और भाई शेयर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो शेयर्स और डिबेंचर से पैसा इकट्ठा कर लोगे. नेक्स्ट आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व. क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये भी डिपेंड करता है. ठीक है, इफ़ फर्म्स बिजनेस इज़ रिस्की, मतलब अगर कंपनी का बिजनेस ज़्यादा रिस्की है तो आपको पता है ना, ज़्यादा रिस्की के चक्कर में लोन कम लेना है क्योंकि लोन के भी तो पैसे वापस करने हैं ना. इफ़ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज़ लो है देन इट कैन रेज मोर कैपिटल बाय इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज़. तो डेट से डिबेंचर्स बेच देगी, बॉन्ड्स बेच देगी या कर्जा कुर्जा ले लेगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बिजनेस लेस रिस्की है, मेरे को पैसे आने. वेयर एज एट द टाइम ऑफ हाई बिजनेस रिस्क उसको इक्विटी बेचनी चाहिए. ठीक है, इक्विटी बेच के पैसे इकट्ठे करने चाहिए. अगर ज़्यादा रिस्की बिजनेस है और आपने कर्जे भी ले लिए तो फिर पैसा तो डूब सकता है ना, क्योंकि जो रिस्की में अगर पैसा डूब गया तो फिर कर्जे वापस कैसे करने हैं, समझ गए बात. तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी. एक्सेस ऑफ डेट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो फंड्स. अगर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया हुआ है तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी ना. पहले से डेट इतना लिया हुआ है तो और ज़्यादा डेट तो नहीं ले सकते.
To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो अगर उसे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो उसे इतना ज़्यादा लोन पहले ही नहीं लेना, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट रख देने हैं कि अगर इमरजेंसी पड़ी तो उस टाइम पे वो डेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो बेसिकली कितना डेट होगा और कितनी जो है इक्विटी होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी पे भी असर करती है कि कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है कंट्रोल। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट कंप्लीट कंट्रोल, अगर वो चाहते हैं कि हमें ही कंट्रोल चाहिए तो वो क्या करेंगे, देन दे शुड प्रेफर डेट, वो कर्जे की तरफ जाएंगे कि कर्जा लेंगे तो कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पैसे वापस करने कर देंगे, लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट एटसेट्रा, या कर्जा ले लेंगे या छोटा मोटा लोन ले लेंगे। बट इफ दे डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल देन दे मे गो फॉर इक्विटी शेयर्स ऑल्सो। अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी में जो कंट्रोल है वो भी चला जाए, कोई चक्कर नहीं है, अपने जो कंट्रोल है उनका कंपनी पे वो कम करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि चलो कम भी हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है, तो उस केस में वो अपनी इक्विटी, जो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है उसको मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो कितने शेयर इशू करेंगे या कितने % लोन लेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, रूल्स रेगुलेशंस है कुछ। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी डन विद इन द सेबी गाइडलाइन। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सिक्योरिटी है उसी की गाइडलाइंस के हिसाब से डिबेंचर्स या शेयर्स मार्केट में बिकेंगे या खरीदे जाएंगे। एंड फॉर टेकिंग लोन्स कंपनीज हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कंपनी जब भी लोन लेगी, कितना लोन लेगी, कितना देना चाहिए, किस किस सेक्टर को जाना चाहिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। इफ सेबी गाइडलाइंस आर इजी देन कंपनीज में प्रेफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सेबी की जो गाइडलाइंस है, अगर शेयर मार्केट में जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सेबी, अगर उसकी गाइडलाइंस इजी हैं तो कंपनी सोचेगी यार मार्केट में शेयर लेके पैसे इकट्ठे कर लो। और अगर वो गाइडलाइंस काफ़ी मुश्किल हैं तो वो सोचेगी भाई कि लोन्स लेके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर ले जाने तो बड़े मुश्किल आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट कंडीशंस। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन द मार्केट बिजनेस इज स्लो एंड इन्वेस्टर्स also hesitate to take risk, so at this time it is advisable to issue borrowed fund securities। अब आप मार्केट में मंदी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे आप मार्केट में अपने शेयर बेचने पहुंच जाओगे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो रेट ही इतने लो मिलेंगे, तो इतने लो रेटों पे अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचनी, समझ गई बात। उस टाइम पे लोन लेके काम चला लो। दूसरी तरफ इफ देयर इज बूम पीरियड, अगर मार्केट में बूम पीरियड है, बिजनेस इज फ्लरिशिंग, बिजनेस बढ़ रहा है, एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो टेक रिस्क एंड दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। अगर मार्केट में बूम आया हुआ है, सारे शेयर मार्केट कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने शेयर निकालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि महंगे रेटों पे बिक जाएंगे हिस्सेदारियाँ। ठीक है, तो लोन में थोड़ा रिस्क होता है और शेयर में इतना रिस्क बांटने में नहीं होता, बेचने में सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर फर्म्स या अदर कंपनीज। हमारा कितना डेट और इक्विटी का परसेंटेज रहेगा वो उस इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनियां हैं उन पे भी डिपेंड करता है। मैनी कंपनीज फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन एज मतलब प्रॉपर केयर रखनी चाहिए। क्यों? एज ब्लाइंडली फॉलोइंग द इंडस्ट्री नॉर्म्स में लीड टू फाइनेंशियल रिस्क। अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे कि बाकी कंपनियां भी यही कर रही हैं, हम भी यही करें, तो भाई बेड़ा गर्क ना हो जाए कहीं पे, ऐसी की तैसी ना हो जाए कंपनी की, क्योंकि हर एक का अपनी अपनी कैपेसिटी है। ठीक है ना, अपने पड़ोसियों को देख के वही सामान लेके आ जाओगे घर में तो आपका बजट फट सकता है। ठीक है ना। इफ़ द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क इट शुड नॉट रेज मोर डेट। अगर कंपनी रिस्क नहीं ले सकती तो उसको डेट नहीं लेना चाहिए। ओनली बिकॉज द अदर फर्म्स आर रेजिंग, क्योंकि बाकी भी कर्जे ले रहे हैं, हम भी कर्जा लेके बैठ जाएं तो क्या पता बाकी तो कर्जा चुका दें और हमारी कैपेसिटी है नहीं चुकाने की, तो कंपनी का तो खत्म होगी ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फिक्स कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट्स। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स और प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहा जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। तो फिक्स कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना। लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग्स बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स
इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पैसा फंसा रहे हैं या कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं या फिक्स कैपिटल पे पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आएंगे, तो इसमें काफ़ी ह्यूज रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और ह्यूज फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाता है, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर की सारी वीडियोस नंबर वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को असर डालेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। कि जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किस पे डिपेंड करती है, जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो मैंने दिए हुए हैं। अब फिक्स कैपिटल क्या होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने जो लिखा है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपको कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, वो आप किस टाइप का बिजनेस खोल रहे हो उस पर डिपेंड करती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस टाइप का है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। अगर ट्रेडिंग का काम है, सिर्फ बाय एंड सेल करना है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। एज ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट नीड प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, आपका काम क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए, फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एंड एज दे नीड मोर मशीनरी एंड अदर एसेट्स एंड वाइस वर्सा। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल, फिक्स कैपिटल चाहिए। अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो छोटी मशीनरी चाहिए, तो स्मॉल फिक्स कैपिटल चाहिए। समझिए बात। तीसरा है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। Companies using capital intensive technique requires more fixed capital because capital intensive techniques makes more use of machinery and plant etc etc. Hence company needs more fixed capital to buy plants and machinery. अगर कोई भी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनों से काम ज़्यादा होता है और लेबर से कम होता है, तो अगर मशीन से या कैपिटल से काम ज़्यादा कर रही है तो उसे फिक्स एसेट्स ज़्यादा चाहिए। और अगर लेबर वगैरह से ज़्यादा काम करवा रही है और मशीनें कम रिक्वायर्ड एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम करा रही है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ फास्ट। वो इंडस्ट्रीज जिसमें टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इन्वेंटेड ओल्ड मशीन्स बिकम ऑब्सोलीट एंड दे न्यू टू बाय दे हैव टू बाय आना था यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ी लिखते लिखते कभी कभी कोई वर्ड छूट जाता है। एंड दे हैव टू बाय न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी आप ऐसे बिजनेस में हो जिसमें लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो आपको लगातार मशीनें चाहिए। जब लगातार मशीनें चाहिए, लगातार नए नए फैक्ट्रियाँ, नए नए प्लांट, नई नई मशीनरी खोलनी है, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ऑन द अदर हैंड कंपनीज वेयर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज स्लो विल रिक्वायर लेस कैपिटल, फिक्स कैपिटल। तो उनको एक बार मशीन खरीद ली, 5-6 साल में चेंज करेंगे तो इतना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कंपनीज विच आर एक्सपेंडिंग, जो लगातार एक्सपेंड कर रही हैं, हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज टू एक्सपेंड दे नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी दे नीड मोर प्लांट एंड मोर मशीनरी। अगर कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और उसे लगता है कि मैं फ्यूचर में बहुत ग्रो करूंगी या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलूंगी फलां, तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर वो ग्रो करेगी तो उसे ज़्यादा माल बनाना है तो फैक्ट्री चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होगी। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है कि फ्यूचर में क्या करेगी, जो है उतना ही ठीक है, तो फर्दर फिक्स कैपिटल नहीं ना लगाएगी, क्योंकि ज़मीन और मशीनें तो पहले ही खरीद ली हुई हैं उसने। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, कंपनीज विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज। यहाँ पे रेंज लिखना था, मैं यहाँ रेंज लिख देता हूँ, इसको हटा के मोर रेंज। मतलब अगर कंपनीज
अपनी रेंज से और 3-4 प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो उनको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहती तो उनको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। तो क्योंकि डाइवर्सिफाई करेंगी तो उनको ज़्यादा प्लांट चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए और ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। तो कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा चीज़ें बनाना चाहती है, एग्जिस्टिंग चीज़ें जितनी बना रही है उससे ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहती हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा चाहिए। एंड वाइस वर्सा, मतलब इससे उल्टा, नई डाइवर्सिफाई करना चाहती तो एग्जिस्टिंग में ही काम चल जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। If companies can arrange financial and leasing facilities easily, अगर कोई भी कंपनी फाइनेंस की फैसिलिटी या लीजिंग लोन की फैसिलिटी या लीजिंग कोई मशीन लीज पे ले ली उसकी फैसिलिटी आसानी से ले सकती है, देन दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। क्यों? अगर खड़े पैर को ही ज़रूरत पड़ी तो लोन उठा लेगी या कहीं से इधर उधर से उठा के अपना काम चला लेगी। एज दे कैन एक्वायर एसेट्स ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंस्टेड ऑफ पेइंग ह्यूज अमाउंट एट वन टाइम। अगर पता है कि कंपनी को लोन मिल जाएगा या ईएमआई पे सामान मिल जाएगा या लीज पे मिल जाएगा, तो कंपनी को इतना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी को पता है कि लीजिंग फैसिलिटी या फाइनेंसिंग फैसिलिटी नहीं मिलनी, तो कंपनी को अपने पास फिक्स कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। इफ़ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर, अगर कंपनी को कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर में काम करना है, देन कंपनीज विल नीड लेस फिक्स कैपिटल। जैसे इंडिया में मारुति और सुजुकी है, सुजुकी ने मारुति के साथ सेटिंग की हुई है, कोलैबोरेशन की हुई है, तो सुजुकी को अपने प्लांट यहाँ लाके खोलने की ज़रूरत नहीं ना, प्लांट तो पहले की मारुति के यहाँ पे है। तो जो स्विफ्ट यहाँ पे चलती है वही पाकिस्तान में चलती है, वही मलेशिया में चलती है, वही हर जगह चलती है। डिज़ाइन तो सेम होता है, डिज़ाइन देता है स्विफ्ट, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी दे रहा है मारुति। तो अगर कोलैबोरेशन करनी है तो जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो तो अपने आप ही कम होगी सुजुकी की। सुजुकी को यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ थोड़ा ना खोलनी है, वो मारुति के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा है। अगर उसको कोलैबोरेशन नहीं होती तो सारा का सारा सेटअप अपना खोलना पड़ता, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती। समझ गए बात? तो अगर कोलैबोरेशन अच्छी है तो हमें लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर कोलैबोरेशन कम है या नहीं है तो हर एक फैक्ट्री को फिर अपना अपना अलग अलग खोलना पड़ेगा, तो उसमें जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके नंबर वाइज इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट which the company requires with the purpose of financing day to day operations। ये वो पैसा या वो अमाउंट है जो कंपनी को चाहिए अपना रोज का खर्चा निकालने के लिए, डेली ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। इसको कुछ लोगों ने डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी जो पैसे देने हैं, ठीक है, जो हमारे बोझ है, और उससे ऊपर जो भी हमारे पास पैसा है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अ वेल रन फर्म मैनेजेस इट्स शॉर्ट टर्म डेट एंड करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थ्रू इट्स मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक अच्छी कंपनी अपने सारे खर्चे और जो ऑपरेशनल खर्चे हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनका पूरा का पूरा हिसाब किताब अच्छे तरीके से निकाल देती है अगर उसको वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना आ जाए। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल्स एंड कैश। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में वर्किंग कैपिटल होता है वो पैसा जो कंपनी के पास रोज़ का खर्चा निकालने के लिए हो, और वो पैसा आता कहाँ से? लाइबिलिटीज़ के ऊपर जितना भी कंपनी के पास एसेट्स होंगे उसका जो डिफरेंस होगा वो वर्किंग कैपिटल होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को असर डालते हैं? अगर आपको वर्किंग कैपिटल नहीं पता क्या होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें नंबर वाइज मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं वो है वर्किंग कैपिटल को जो असर डालता है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी वर्किंग कैपिटल को असर डालता है। चलिए देखते हैं कैसे असर डालता है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, अगर आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस है लाइक रिटेल शॉप, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस बिकॉज द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज स्मॉल। अगर आप दुकानदार हो तो लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? आपने सामान लाया, सामान बेचा, पैसे आ गए, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। दूसरी तरफ होलसेलर्स एज कंपेयर टू retail shop require more working capital as they have to maintain large stock and generally they sell goods on credit which increase the length of operating cycle। जो wholesalers हैं उनको ज़्यादा उनका जो
नेचर ऑफ बिजनेस इस हिसाब से है कि उनका जो साइकिल है कि उन्होंने पैसे दिए और जो पैसे वापस आए, वो जो साइकिल है, ट्रेडिंग साइकिल जिसे कहते हैं, वो काफ़ी, ऑपरेटिंग साइकिल जिसे कहते हैं, वो काफ़ी लंबा है। वो होलसेलर दुकानदार को कर्जे पे माल उठवा देते हैं, जब सामान बिकता है तब उनका पैसा आना है ना, तो उनको बीच में भी तो कई काम करने हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो होलसेलर्स का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उनको रॉ मटेरियल लेने हैं, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, फिर क्या पता गुड्स भी वो क्रेडिट पे बेच रहे हो या मेंटेन कर रहे हो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा फिनिश गुड्स की, तो उनको तो पता नहीं सामान कब बिकेगा और कब पैसे आएंगे और कब उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। द फर्म्स ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल नीड लार्ज वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर बड़ी फैक्ट्री है, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, छोटी कंपनियों को कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं। ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लरिशिंग। बूम पीरियड में जब इकोनॉमी या मार्केट एकदम हाई होती है, तो मार्केट एकदम भाग रही होती है, डिमांड काफ़ी चीज़ों की हाई होती है, एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई, प्रोडक्शन भी बढ़ रही होती है और हाई होती है। हैंस मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्यों? ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना है, ज़्यादा खर्चा है, तो इसलिए जब इकॉनमी काफ़ी हाई पे होती है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, और अगर इकॉनमी काफ़ी लो पे चल रही है तो डिमांड ही कम है, बिकना ही कम है, सामान बनना ही कम है, तो फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन। अगर आपका पूरे साल ही काम चल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी। वेयर एज कंपनीज विच हैव सेलिंग सीजन्स, जो सीजनल काम करती हैं, उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए जब उनकी सीजनल डिमांड हाई होती, सीजनल चीज़ें बेचनी, तो जो उनका ऑफ सीज़न है उनमें उनको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जो सीज़न जब उनका चलता है तो उनकी चीज़ों की डिमांड हाई होती है, तो उनको ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना है और ज़्यादा माल बनाना है, तो उससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन सीज़न, जब सीज़न चल रहा है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, जब ऑफ सीज़न चल रहा है तो लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। दो अलग अलग चीज़ें, मैंने अलग अलग पैराग्राफ लिखा हुआ है। इफ़ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज कंपनी नीड्स टू मेंटेन इनफ कैश फ्लो for making payments of labor to labor, whereas if company is using capital intensive technology और लेबर से कम काम करा रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन तो फिक्स कॉस्ट आ जाती है। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, अगर लेबर से ज़्यादा काम करा रही है और मशीनों से कम, तो लेबर को तो तनख्वाहें वगैरह देनी है ना, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर मशीनों से ज़्यादा कम काम करा रही है तो मशीनों का जो भी खर्चा है वो तो फिक्स खर्चा है, तो वो तो फिक्स कैपिटल रखनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल कम रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब पहले बात चल रही थी टेक्नोलॉजी की, अब बात चल रही है प्रोडक्शन साइकिल की। इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग, अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, then more working capital will be required because it will take long time to convert raw material into finished goods। अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबी है कि रॉ मटेरियल लिए फिर काफ़ी दिनों बाद गुड बनेगा, लंबा चक्कर है, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल काफ़ी ज़्यादा है, तो जितनी प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है उतने रोज़ के खर्चे भी तो निकालने हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल कम है, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, प्रोडक्शन साइकिल कम है तो फटाफट से रॉ मटेरियल लो, फटाफट से कन्वर्ट करो, उनको मार्केट में बेचो, पैसे कमाओ, तो उतनी कम आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। ठीक है, इट डील्स विद द एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। फिर से पढ़ता हूँ, इट डील्स विद द एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो जो भी हमने सेल किया है उसकी ऑन एन एवरेज कितने पैसे में, मतलब जो पैसा इकट्ठा हो जाता है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने सेल कर दिया अपना माल, तो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में उसका पैसा वापस आ जाता है, एवरेज पीरियड क्या है। अगर तो कम टाइम में पैसा वापस आ जाता है, फटाफट से बिक जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। अगर वो क्रेडिट वर्दी हैं तो वो वापस कर देंगे जल्दी पैसा, नहीं तो चक्कर पाएंगे, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ कंपनी इज फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी,
अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी दे रही है देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। कई कंपनी होती है ना, उधार पे माल चुकवा देती हैं कि कोई नहीं, कल दे देना, परसों दे देना, चौथ को दे देना, तो पता नहीं पैसे कब आने हैं, तो विद इन द मीन टाइम उनको भी तो पैसे चाहिए, तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इफ़ अ कंपनी इज़ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट कैपिटल क्रेडिट पॉलिसी कि भाई ना पैसे दोगे तभी माल उठाएंगे, तो उसमें क्या है, उनको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब वो माल उठाएंगे तो पैसे तो उनके पास आ ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल। इट डील्स विद हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। तो अब ये वाला था कि आगे लोगों को कितने कर्जे पे दे रहे हो, ये है पीछे से जो कर्जा ले रहे हो वो कितने टाइम के लिए आ रहा है। इफ़ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल आर गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अगर आपको पीछे से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपको काफ़ी लंबे टाइम के कर्जे पे भी मिल सकता है, देन द कंपनी कैन मैनेज विद लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको पीछे से जिससे रॉ मटेरियल लेना है वो आपको काफ़ी कर्जा देने के लिए तैयार है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम पैसे में भी कर्जा उठाते रहोगे और काम आगे करते रहोगे। मगर अगर आपको पीछे से रॉ मटेरियल लेना है और वो कर्जे पे नहीं दे रहा सामान, और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है या कुछ भी है, आपको कैश पे सामान लेना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली चल सकती है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी चल जाएगी। अगर एफिशिएंट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए काम चलाने को, वही है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करोगे तो कम वर्किंग कैपिटल में ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। If raw materials are easily available and there is ready supply of raw material and inputs, then firms can manage with less amount of working capital. अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, कभी भी मार्केट में पैसे लेके आप ले सकते हो रॉ मटेरियल, तो आपको खड़े पैर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर रॉ मटेरियल की कमी है तो मार्केट से तो बल्क से उठाना पड़ेगा, तो खड़े पैर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। इफ़ द मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव, अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, देन कंपनी विल हैव टू adopt liberal credit policy एंड सप्लाई गुड्स ऑन टाइम। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको उस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है अपना क्रेडिट पे चुकवाना पड़ेगा, क्रेडिट पे, और सप्लाई अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। हायर इन्वेंट्रीज हैव टू बी मेंटेन्ड, सो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा काम तेज़ी से करना पड़ता है, कर्जे पे सामान उठाना पड़ता है, मतलब कर्जे पे देना पड़ता है ताकि कोई हमारा कॉम्पिटिटर ना दे दे उसको सामान। ठीक है ना, जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा उसी के पास तो जाता है कस्टमर, तो कहने की बात है उसके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। और अगर आपकी मोनोपोली है, आपको पैसे दे माल उठा, नहीं तो उसे कहीं से तो मिलना नहीं है सामान, तो आपको तो मिल ही जाना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। इफ़ देर इज़ अ राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ती जा रही है, मैं यहाँ लेबर लिख लूँ, मैंने यहाँ लेबर नहीं लिखा हुआ, जल्दी में कभी कभी हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो वेरी हाई, देन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया है या लेबर्स महंगी हो गए, उनको तनख्वाहें देनी, खर्चे निकालने कंपनी के, तो महंगाई के टाइम पे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ इफ़ कंपनी इज़ एबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, महंगाई तो होगी है, उसने अपना प्रोडक्ट भी महंगा बेचना शुरू कर दिया, तो पैसे भी तो उसको ज़्यादा आने शुरू हो गए ना, देन देर विल बी लेस प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जब महंगा बेचेगी तो उसके पास पैसे भी तो ज़्यादा आ रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्लेस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन। तो इसमें लिखा हुआ है राइज इन प्लेस नहीं लिखना था, राइज इन प्राइस विल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन। तो अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग तरीके से असर होगा। अब कार वालों के प्राइस में या वर्किंग कैपिटल में, अगर कार के प्राइस राइज होते हैं तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो नहीं ना हो सकती जो कॉपी बनाने वाली कंपनियों की हो सकती है या मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की हो सकती है। तो अलग अलग कंपनियों पे इन्फ्लेशन का अलग अलग असर पड़ता है और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पे डिफरेंट असर होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। फर्म्स प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़ विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। अगर कंपनी चाहती है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए और डिफरेंट जगह पे जाके अपने सेटअप करे, तो उसे एक्सपेंशन करनी है तो उसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। दे नीड टू इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर उन्होंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा करना है, ज़्यादा माल बनाना है, उसके लिए भी स्केल ऑफ आउटपुट को बढ़ाने के लिए नई नई फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी। ये सारे काम के लिए उनको क्या है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, विच मीन्स मोर रॉ मटेरियल एंड मोर इनपुट्स वगैरह वगैरह। तो जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा अपनी कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर में और कुछ बचा ही नहीं है, सारे टॉपिक खत्म हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर पे, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।